मैंने अब तक गार्डनिंग में क्या-क्या मिस्टेक किया है, वो भी पिछले 4 सालों में आपके साथ मैं वो शेयर करना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं देर रात ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसके पीछे एक कारण ये है कि मैं अपने मिस्टेक्स को डायरी में लिखता हूँ और पिछले 4 सालों की मिस्टेक को मैं एनालाइज़ कर रहा था। मुझे लगा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो आपके साथ मुझे शेयर करना चाहिए और साथ में ये वीडियो अगर शूट हो जाता है तो मेरे लिए भी ये सबक और डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनकर रहेगा। मैं अपने मिस्टेक्स को एनालाइज 4 क्राइटेरिया पे करता हूँ। पहला क्राइटेरिया ये होता है कि बजट, पैसे। दूसरा होता है उसका आउटपुट। तीसरा होता है कि उससे फैमिली कितना डिस्टर्ब होता है। चौथा, बिल्डिंग की सिक्योरिटी। ये चारों क्राइटेरिया के हिसाब से मैंने देखा है कि मैंने कहाँ मिस्टेक किया है, उसको मैंने नोट डाउन किया है। अगर आप गार्डनिंग पहले से कर रहे हैं या पुराने गार्डनर हैं या फिर आप नए गार्डनर हैं या गार्डनिंग की शुरुआत करना चाहते हैं, आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप मेरे मिस्टेक से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए 10 मिस्टेक्स जो मैंने हाईलाइट किए हैं, वो सारे 10 मिस्टेक को आप सुन लीजिए, देख लीजिए। हो सके तो इसका एक नोट्स बना लीजिए, आपको बहुत आगे काम आएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप जानते हैं कि जो गार्डन होता है टेरेस पर या फिर वो बालकनी में, उसमें फुल अमाउंट सॉइल नहीं होता है। तो ऐसे में जो है कि हम लोग आर्टिफिशियल तरीके से सॉइल की मिक्सिंग करते हैं। मैंने इसमें बहुत बड़ा मिस्टेक किया है। मैं कई बार यूट्यूब देख करके है ना, लोगों से पूछ करके या इंटरनेट से इंफॉर्मेशन लेकर के सॉइल मिक्स बनाया। उसमें मेरे से कई मिस्टेक हुए। जैसे कि ज़्यादातर लोगों ने बताया कि वर्मी कंपोस्ट को कोकोपीट डालिए और सॉइल के साथ मिक्स किए तो आपका काम हो जाएगा। बाद में पता चला कि पौधे के जो 17 न्यूट्रिएंट होते हैं, उनमें से कई आवश्यक न्यूट्रिएंट उसमें नहीं होते हैं, जैसे जिंक हो गया, बोरोन हो गया या आयरन हो गया, है ना, इस टाइप के नहीं होते हैं। तो बाद में मुझे पता चला कि इसमें इप्सम सॉल्ट हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया, है ना, इस टाइप के कई और भी हैं, है ना। इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, वो वीडियो ऑलरेडी पब्लिश्ड है। तो अच्छा सॉइल मिक्सचर जो है कि मैंने बहुत फेल्योर के बाद, बहुत बार फेल होने के बाद फाइनली मैंने आज बनाना सीखा है ना, जो मेरे टेरेस गार्डन पे आज वो रिजल्ट दे रहा है ना। अक्सर जो भी गार्डनर हैं उनसे मिस्टेक ये होता ही है सॉइल मिक्सचर बनाने में। दूसरा चीज़ मुझे पता चला दूसरे साल, है ना, कि वो पीएच। मैं अपने सॉइल का कभी भी गार्डन का पीएच चेक नहीं किया था और पौधे में मैं इतने सारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डालने के बाद भी मुझे वो रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। तो मुझे कहीं पे पता चला कि उसका पीएच चेक करना चाहिए। तो मैंने उसका पीएच चेक किया तो मुझे पता चला उसका पीएच 9.2 है, यानी कि बेसिक है। तो वहाँ पे मैंने लेमन का पौधा लगाया था और उसके पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने कहीं से पता किया कि इसमें फिटकरी मिलाने से पीएच कम हो जाता है। तो मैंने इसमें फिटकरी मिलाया तो उसमें अचानक सा 15 दिन के बाद मुझे काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला। उसके बाद मैंने सभी पॉट और गार्डन में जो भी मिट्टी थे सबको मैंने चेक किया, धीरे धीरे मैंने सारे पीएच को करेक्ट किया, तो उससे मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। इसलिए मैं कहूँगा कि आप पीएच पर भी ज़रूर ध्यान दीजिए। मैंने अपने टेरेस गार्डन पर कंक्रीट जो ब्रिक्स वाले वाल होते हैं उसका एक बड़ा कंटेनर भी बनाया है। उसके अलावा जो प्लास्टिक बोरी वाली जो जीएसएम वाली ग्रो बैग होती है वो भी मैंने ख़रीदा है। उसके अलावा सस्ता जो प्लास्टिक जो ब्लैक वाला ग्रो बैग होता है वो भी मैंने यूज़ किया है। अब इन तीनों में मैं बताता हूँ मैंने क्या क्या मिस्टेक किया है। कंक्रीट वाले में मैंने जो बनाया था उसमें जो है ना लीकेज वाली प्रॉब्लम हुई, सीपेज, जिससे कि छत मेरा कुछ हिस्सा ख़राब हो गया, मुझे तोड़कर उसे दोबारा ठीक करवाना पड़ा। प्लास्टिक के जो ब्लैक वाले ग्रो बैग होते हैं वो 2-3 रुपए में मिल जाता है ना, सस्ता होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने गर्मी के टाइम में जब भी उसमें पौधा लगाया, कभी भी पौधे उसमें ग्रो नहीं हो पाए, पौधे सूख गए बीच में ही। उसके पीछे मैंने रीज़न पाया कि जो ब्लैक वाले ग्रो बैग होते हैं उसमें ओवर हीटिंग होती है, सॉइल गर्म हो जाता है और उसमें पानी अगर गलती से डाल दिया तो जल्दी से इसके रूट गलने लगते हैं और उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो मैं कहूँगा कि जो प्लास्टिक वाले ग्रो बैग है ना, जो ब्लैक वाले कलर के होते हैं, उसे आप विंटर सीजन में अगर करें तो वो ठीक रहेगा, गर्मी के लिए मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। ये जो बोरी वाली जो जीएसएम वाली जो ब्लू कलर की होती है ना ग्रो बैग, उसको भी मैंने इस्तेमाल किया। उसमें मुझे एक ही समस्या है कि उसका शेप फिक्स नहीं होता है, जिसकी वजह से जो है कि जब भी कोई पौधा लगाया बड़ा वाला तो उसमें वो उसको सपोर्ट अच्छे से नहीं दे पाया। तो मैंने पाया कि ओवरऑल इन तीनों में मुझे सबसे बेटर लगा
प्लास्टिक वाला जो कंटेनर घर में जो रंग का डब्बा होता है ना 20 लीटर वाला, ये मुझे सबसे अच्छा मिला इन तीनों में से। आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि पैसे नहीं खर्च करके आप इसको यूज़ करें तो ये ज़्यादा अच्छा है। ये फालतू बकवास है। ये जो है कि प्लास्टिक ग्रो बैग या जीएसएम वाले वो अपने ब्रांडिंग को एडवर्टाइज करते हैं इस टाइप से कि हमें खरीदने पे मजबूर करते हैं और हम ट्रैप हो जाते हैं। इसके अलावा भी मैंने एक मिस्टेक किया है, आपको बता देता हूँ। ग्रो बैग का साइज़ का सिलेक्शन है ना, आप जानते हैं कि जो बड़े फीडर प्लांट होते हैं जैसे बेल वाली सब्जियां हो गई या फ्रूट वाले जो जैसे एप्पल हो गया या फिर वो बनाना हो गया, इस टाइप के जो पौधे होते हैं इसको ज़्यादा एरिया चाहिए होता है। तो इसके लिए जो है कि जो कंक्रीट वाले जो मेरा बड़ा वाला कंटेनर है मैंने उसमें लगाया। पहले मैंने ग्रो बैग में भी लगाया था लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। तो इसीलिए आपको मैं कहूँगा कि हर पौधे के लिए अप्रोप्रिएट साइज़ का कंटेनर को रखें, तभी आपको जो है कि लास्ट देखिए फाइनल रिजल्ट आपको तभी मिलेगा। बीज में आप खुश हो जाएंगे, पौधे बहुत ग्रीन है, जैसे ही फ्रूटिंग स्टार्ट होगा उसमें पानी कमी होगी और वो सूख जाएगा। तो बेल वाले भी सब्जियों को कभी भी जो है ना कंटेनर में छोटे वाले जो 20 लीटर वाले होते हैं या उससे कम वाले में ना लगाएं, उससे बड़े वाले में लगाएं, तभी आपका बेल वाला जो है जितना भी वेजिटेबल्स का पौधा है तभी वो सक्सेस होगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। मैं गलती करने से सीखा हूँ और आप भी सीखिए। मैं शुरुआत के टाइम में मार्केट जाता था, मुझे से भिंडी का सीड मिला 10-5 रुपये का, ला के पूरे जो है कि टेरेस गार्डन पे लगा दिया। पूरे टेरेस गार्डन में भिंडी हो गया। बाकी सब्जी मैं मार्केट से खरीदता था और मार्केट वाली सब्जी में जानते हैं कि बहुत जहरीली है ना, कीटनाशक डाला जाता है, नाइट्रोजन जो कार्सिनोजेनिक होता है, विकिपीडिया चेक कर लीजिएगा, है ना। तो इस टाइप के मैं खरीद के खाता था। तो मुझे रियलाइज हुआ कि गार्डनिंग करने का क्या फ़ायदा हुआ, और इतने सारे भिंडी हो जाते थे मुझे समझ में नहीं आता था बांटूँ खाऊँ क्या करूँ, है ना। तो फिर बाद में मुझे समझ में आया कि हमें जो है कि प्लानिंग करनी चाहिए कि हमारे फैमिली में कितने मेंबर हैं और हमारी किचन की क्या आवश्यकता है, क्या नीड है, उसके हिसाब से ही हमें वेजिटेबल्स लगाना चाहिए। मैंने पाया कि भिंडी का जो पौधा है 4 एनफ है एक फैमिली के लिए, है ना। इसी टाइप से जो है कि आपको अलग अलग पौधे लगाने चाहिए, है ना। बेल वाली भी सब्जी लगाएं जिसकी आप वर्टिकल ग्रोथ करवा करके अपने जो टेरेस की जो स्पेस है उसको आप बचा सकते हैं। इसके अलावा कुछ जो हाइट वाली सब्जियां होती हैं जैसे भिंडी हो गया ना, उसको आप उगा सकते हैं। इसके अलावा जो छोटे साग वाले भाजी वाले हैं उसको भी कर सकते हैं। तो आपको ऑल वैरायटी पे ध्यान देना पड़ेगा, आप कौन कौन वेजिटेबल्स खाते हैं वो उस टाइप का थोड़ा थोड़ा अमाउंट लगाने में ही फ़ायदा है। इसके अलावा मेडिसिनल प्लांट भी जरूर लगाना चाहिए, है ना। उसका तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आप कंज्यूम करेंगे तो उसका बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, जो कि शुरुआत में मैंने नहीं किया था। मैंने पहले कभी इंडोर प्लांट नहीं लगाया था। आप पिछले 1 साल से मुझे जब पढ़ा और मुझे रियलाइज़ हुआ कि इंडोर प्लांट भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एयर को प्यूरीफाई करता है। हम लोग एयर प्यूरीफायर में कितने पैसे बर्बाद करते हैं, है ना, उससे बहुत कम पैसे में आप मेरे साइड में देख सकते हैं ये एयर प्यूरीफायर प्लांट है। तो इससे जो है कि घर का वातावरण अच्छा रहता है। खुशबू वाले भी पौधे लगाइए, मैंने अपने टेरेस पर लगाया है ना। रात की रानी देखिए उसकी स्मेल यहाँ तक पहुँच रही है, कितना अच्छा लग रहा है, आनंदित लग रहा है ये बिल्डिंग, मतलब बहुत मज़ा आ रहा है मुझे, है ना। तो ये मैंने मिस्टेक किया है, आप ना करें। मल्टीपल हर टाइप के प्लांट को लगाएं, थोड़ा थोड़ा लगाएं, है ना, ताकि आपका जो छत का स्पेस भी बचा हुआ रहे, या बालकोनी में लगा रहे हैं तो उसका भी स्पेस बचा रहे ताकि आपके बच्चे खेल सकें, चाहे आप बैठ सकें, है ना। इतना स्पेस होना चाहिए और हाइजीन को मेंटेन रखें। और पहले मैंने बहुत बड़ा गलती किया है कि अपने टेरेस को या बालकोनी को साफ नहीं रखता था, जिसकी वजह से पौधे में भी इन्फेक्शन होते थे और लोग वहाँ जाना पसंद नहीं करते, तो देखने में भी अच्छा नहीं लगता था। तो इसलिए हाइजीन को मेंटेन करें करके। अक्सर मुझे परेशानी होती थी, मैं कहीं भी जाने से 2 दिन 3 दिन के लिए कतराता था कि मेरे पौधे में पानी कौन देगा, तो इसको लेकर मुझे बहुत इशू रहता था। तो मुझे बाद में पता चला कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम होता है, उसको इंस्टॉल करने से जो है कि ये काम आसान हो जाता है। आज के टाइम में वाकई मैंने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगवा दिया है, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि मैं अभी गर्मी में टेरेस पे नहीं भी जाता हूँ या कहीं चला भी गया तो वो पौधे में ऑटोमेटिकली पानी वहाँ पर पहुँच जाता है। ये बहुत सुखद चीज़ है, ये मैंने मिस्टेक करने के बाद सीखा। और आपको बता दूं कि हमें शुरुआत में पता नहीं था कि मेरे टेरेस में जितने पौधे लगे हुए हैं किसको कितना पानी की ज़रूरत होती है। अक्सर मैं टेरेस पे रहता तो एक तरफ से सबको मैंने पानी दे दिया, तो वहाँ पर जैसे एलोवेरा के पौधा है उसको कम पानी चाहिए होता है ना। उसी तरह जैसे लेमन उसको कम पानी चाहिए होता है। जैसे फीडर प्लांट आपका तुरई हो गया, है ना, या फिर कदीमा हो गया, कद्दू हो गया, है ना, लौकी हो गया, इनको ज़्यादा पानी चाहिए होता है। तो आपको भी अपने टेरेस गार्डन में जो भी प्लांट लगे हुए हैं उसका कैटेगरी बनाना पड़ेगा या एरिया मार्क कर देना होगा कि ये एरिया वाला जो पौधे होते हैं इसको ज़्यादा पानी चाहिए, ये वाला एरिया का कम चाहिए। तो उससे आपकी समय भी बचत होगी और पौधे में जो ओवर वाटरिंग होती है उससे पौधे में इन्फेक्शन भी होता है, पौधे सूख भी जाते हैं और वो रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो इसलिए
वाटर मैनेजमेंट को ठीक करना और गार्डनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत सारे मिस्टेक करने के बाद सीखा। इसके अलावा स्प्रे के बारे में भी मैं पहले नहीं जानता था, स्प्रे करने का तरीका क्या है, कब करें, इसको लेकर के भी मैंने अलग एक वीडियो बनाया है ना। इस चीज़ को भी आप देखिएगा। वाटर के साथ जो है स्प्रे भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उसमें नीम मिलाइए, क्या क्या और भी मिला सकते हैं, ये सारे बात मैंने बताया है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। हम में से बहुत सारे जो गार्डनर हैं, चाहे नए हो या पुराने हो, वो मिस्टेक करते ही करते हैं। कुछ प्लांट होते हैं लॉन्ग डे, कुछ प्लांट होते हैं शॉर्ट डे। लॉन्ग डे प्लांट वो होता है जिसको ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत होती है, और शॉर्ट डे प्लांट वो होता है जिसको सनलाइट की ज़रूरत कम होती है। जो भी आपके बड़े पौधे हैं, चाहे फ्रूट के हों या बेल वाली सब्जियों के हों, है ना, उसे 6 से 8 घंटे की सनलाइट की ज़रूरत होती है। और जो छोटे प्लांट होते हैं, है ना, जैसे कि मूली, गाजर हो गया या धनिया हो गया, है ना, इस टाइप के जो छोटे प्लांट होते हैं, उसे 4 घंटे का भी सनलाइट एनफ होता है। मुझे 4 साल गार्डनिंग करने के बाद पता चला कि सुबह के 10 बजे तक ही, है ना, फोटोसिंथेसिस 50% पौधा पूरा कर लेता है और पूरा दिन में वो खिलता है ना, ये कह सकते हैं। तो एक्चुअली में क्या है कि जिसका टेरेस का या फिर कहें कि बालकोनी का, है ना, डायरेक्शन को देखना पड़ेगा कि वहाँ पर सुबह की सनलाइट आती है कि नहीं, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको हटाना पड़ेगा। और एयर सर्कुलेशन भी ठीक होनी चाहिए। अगर एयर सर्कुलेशन अच्छी नहीं है तो भी पौधे में इन्फेक्शन होता है और नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होती है। पैसे बचाने के लिए जो है कि आपको जो भी आपने प्लांट लगाया है उसके सीड को कंजर्व करना चाहिए, और जो किचन के जितने भी वेस्ट हैं उसका जो है कि आप फर्टिलाइज़र बनाइए, है ना, उससे पैसे की बचत होती है। ये मैंने बहुत दिनों के बाद सीखा। मैं पिछले 4 सालों से गार्डनिंग करता हूँ, लेकिन पिछले साल ही मैंने सीड खरीदना बंद किया है ना। पहले हर साल मैं नए नए सीड खरीदता था, उसमें पैसे बर्बाद करता था, जबकि मेरे गार्डन में ऑलरेडी वो प्लांट थे और उसके सीड को मैं कंजर्व कर सकता था। गार्डनिंग में सबसे रुलाने वाला चीज़ है पौधे में इन्फेक्शन होना। अगर पौधे में कोई चीज़ की भी डिफिशियंसी होगी तो आपको एक वीडियो है मेरे चैनल पर, देख लीजिएगा, जो 17 न्यूट्रिएंट हैं जो इजराइल गवर्नमेंट ने अपने फार्मर के लिए रिकमेंडेशन किया है। वो न्यूट्रिएंट का चार्ट मैंने बनाया है और बताया है, और उसमें वो न्यूट्रिएंट कौन कौन सा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मिलता है ये भी बताया है। अगर उनमें से किसी एक का भी कमी होगा, पौधे में डिफिशियंसी होगी और डिफिशियंसी रिलेटेड डिजीज़ भी होगी, और साथ साथ उसमें इन्फेक्शन भी होगा। तो ऐसे में जो है कि फंगल इन्फेक्शन हो या फिर जो रूट में या फिर लीफ में होने वाले जो इन्फेक्शन है उसको आपको लर्न करना चाहिए, और धीरे धीरे उससे आप ट्रीट करना सीखेंगे। और मैंने बहुत मिस्टेक करने के बाद कई पौधे को मैंने ट्रीट किया है और उसके बाद सूखने से उसको बचाया है। इससे संबंधित वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर डाला है, और अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। गार्डनिंग का ये मतलब नहीं है कि आप अपने बिल्डिंग को गार्डनिंग के नाम पर दांव पे लगा दें। आपको हमेशा चेक करना चाहिए कि कहीं पर भी वाटर लीकेज, सीपेज, सीलन की प्रॉब्लम तो आपकी बिल्डिंग में नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो वहाँ से गमले को हटाएं, या जहाँ से भी वाटर जा रहा है, लीकेज हो रही है, उसको आप बंद करवाएं। नहीं तो धीरे धीरे आपका बिल्डिंग खराब हो जाएगा। अगर आप रेंट के मकान में भी रहते हैं तो आपको डरना पड़ेगा, क्योंकि वो छत गिर सकता है या बालकनी गिरने से आपके बच्चे के हाथ पैर टूट सकते हैं। इसलिए सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक रियल स्टोरी बता रहा हूँ कि मैंने कितना बड़ा गलती किया है, आप नहीं करना। मुझे लगता था कि मैं अपने टेरेस को पूरा ग्रीन कर दूँ, देखने में अच्छा लगे, उसकी जो वीडियो बनाऊँ तो देखने में मज़ा आ जाए यूज़र को, है ना, लोगों को भी अच्छा लगे, और शौक था, जोश था। तो मैंने पौधे की कटाई छटाई बंद कर दिया, और उसके बाद पूरा पौधा जो है मेरा लगने के बाद जो है कि मेरा छत लगा कि फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो गया, और मज़ा भी आ रहा था। अचानक एक दिन शाम में मुझे वहाँ पे सांप मिलता है। मैं डर गया, क्या करूं क्या ना करूं। पूरा बिल्डिंग से मैं सभी लोगों को खाली करवाया, सपेरा को बुलवाया। 3-4 दिन तक परेशान होने के बाद लास्टली जो है चौथे दिन जो है कि वो सांप मिला, तब उसको वहाँ से हटाया, है ना, सपेरा उसे पकड़ के ले गया, तब मेरी जान में जान आई। तो इसलिए मैं कहूँगा कि कटाई छटाई बहुत ज़रूरी है, और टेरेस पर बहुत ज़्यादा पौधे के ना फैलाएँ, और उसमें कोशिश करें कि 80% एरिया को फ्री रखें। 20% में आप जो भी करना चाहते हैं वही करें, है ना, गार्डनिंग करें, है ना, लेकिन पूरे 100% को ऑक्यूपाई ना करें, ताकि आपके बच्चे हों वो खेल सकें, है ना, आपकी घर की जो लेडीज़ हैं या, है ना, कपड़े फैला सकें। इस टाइप के जो छोटे मोटे काम जो छत पे होते हैं वो आसानी से कर सकें। तो इसीलिए छत को सही से मैनेज कीजिए, मेरे तरह आप गलती नहीं कीजिए।
मैं खुद एक एग्रीकल्चर सेक्टर से हूँ और इसमें लंबा मेरा अनुभव रहा है। तो और मुझे आज के टाइम में जब मैंने नया घर बनाया तो मुझे गार्डनिंग का जो है ना शौक चढ़ा और मैं पिछले 3 सालों से है ना डेडिकेटली एकदम लगा रहता था, ये लगाऊं वो लगाऊं, ऐसा करूं वैसा करूं, ऑफिस का काम, फिर वहाँ से होने के बाद फिर गार्डन। तो इस बीच में मुझे ने पाया कि फैमिली का टाइम कट कर दिया। अरे मेरे बच्चे को जो है ना कि टाइम अपने बच्चों के साथ उसके बचपन में नहीं खेल पाया, उसका मुझे आज भी अफसोस है। इस वीडियो में एक्सेप्ट कर रहा हूँ, है ना। आप ऐसा मिस्टेक नहीं करना, फैमिली गार्डन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। फैमिली के लिए पहले प्रॉपर टाइम निकालिए, उससे टाइम बचे तभी गार्डनिंग कीजिए। इन सब प्रॉब्लम का एक रूट कॉज है वो लर्निंग, लैक ऑफ नॉलेज। मैं आज से 4 साल पहले कई यूट्यूबर के चैनल को सब्सक्राइब किया था, बाद में मैंने कई चैनल को अनसब्सक्राइब कर दिया। उनके इन्फॉर्मेशन गलत होते थे, उनके इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मैं पैसे लगाता था लेकिन वो मुझे आउटपुट नहीं मिलते थे, है ना। मैंगो में वो पौधा निकाल देते थे, अजीब से अजीब चीज़ करके दिखाते थे और मुझे लगा कि नहीं ये फ्रॉड है और वैसे लोगों के चैनल को हमें नहीं देखना चाहिए, है ना। उसमें मैंने काफ़ी टाइम वेस्ट किया और पैसे भी बर्बाद हुआ। और मैंने कई बार उसे रिक्वेस्ट किया कि आप अपने टेरेस गार्डन को लाइव करके दिखाइए, तो वो कभी भी जो है ना कमेंट का जवाब नहीं दिया। मेरा लास्ट कंक्लूजन होगा, आप उसी यूट्यूब चैनल को फॉलो करें जिस चैनल पर लाइव वीडियो आपको मिले। लाइव वीडियो में वो कोई भी चीटिंग नहीं कर पाएगा, ये मेरा आखिरी ज्ञान है ना। तो अगर आप जिस चैनल को भी सब्सक्राइब किए हुए हैं तो उस चैनल मैंने वीडियो में आप कमेंट कीजिए या उसे मेल कीजिए कि भैया आप मेरे लिए आप अपने छत को या अपने बालकोनी में जो गार्डनिंग करते हैं उसे आप लाइव करके दिखाइए। तो वो आपको मना कर देगा, कि कभी नहीं करेगा। पूरे यूट्यूब में आपको 10-12 ही चैनल मिलेंगे, है ना, जिसमें कि आपको लाइव वीडियो मिलेगा। लाइव वीडियो में वो कोई भी चीटिंग नहीं कर सकता। अभी के टाइम में लोग वीडियो चलाने के लिए कुछ भी रिजल्ट बना करके दिखा देते हैं जो कि मुमकिन नहीं है। क्यों, मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं खुद एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हूँ और लगभग मैंने 25 ईयर से इस सेक्टर में मैंने काम किया है। तो आप दुनिया को बेवकूफ़ बना दोगे, लेकिन हम जैसे लोग भी अभी दुनिया में हैं और यूट्यूब की वीडियो देखते हैं, हमें आप बेवकूफ़ नहीं बना पाओगे। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे मिस्टेक से कुछ ज़रूर सीखेंगे। अगर चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, आप फ़ायदे में रहेंगे।